नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 3 में भाग 8 तक देख लिया था। भाग 8 में आपने मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी। अब आता है भाग 9 जिसमें हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि होगा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। आपने पढ़ लिया युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, नर में शुक्राणु कैसे बनते हैं और मादा में अंडाणु कैसे बनते हैं। अब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और संलयन की प्रक्रिया होती है, इसे हम निषेचन कहते हैं। इसी के बारे में हमको पढ़ना है अध्याय 9 के अंतर्गत। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन। सिंपली क्या कहते हैं, निषेचन का मतलब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना, संलयन होना निषेचन कहलाता है। होता क्या है, मैथुन के समय यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स नर के शिश्न द्वारा वीर्य मादा के योनि में छोड़े जाते हैं और उस वीर्य में उपस्थित शुक्राणु तेजी से गति करते हुए ग्रीवा नाल से के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय और गर्भाशय से तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन तक पहुंचते हैं। यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि हम सिर्फ एक शुक्राणु बना रहे हैं, 20 करोड़ से भी अधिक शुक्राणु एक बार के स्खलन में योनि में छोड़े जाते हैं। हमें सिर्फ एक शुक्राणु के बारे में ही देखना है, क्योंकि एक ही शुक्राणु एक अंडाणु को संलयन कर पाता है, भेद पाता है। बाकी जितने भी हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 20 करोड़ तो बना नहीं पाएंगे और हमें समझना सिर्फ एक ही के बारे में, तो हम एक बनाते हैं। मैथुन के समय यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स नर के शिश्न द्वारा मादा के योनि में वीर्य छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन कहते हैं। याद करेंगे, योनि में वीर्य को छोड़ा जाना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन। याद करिए कि नर के शिश्न द्वारा मादा के योनि में वीर्य को छोड़ा जाना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन। याद करिए, ये सब पॉइंट पूछा जाता है, याद करना होगा आपको कि इंसेमिनेशन किसे कहते हैं। तो इंसेमिनेशन का मतलब वीर्य का मादा की योनि में छोड़ना। अगर ये मैथुन के समय होता है तब हम सिर्फ इसे वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन कहते हैं। अगर मनुष्य जानबूझकर लैब से किसी नर युग्मक को मादा युग्मक में मादा जनन पथ में पहुंचाता है, तब वहाँ पर वीर्य सेचन के आगे कृत्रिम शब्द लग जाता है। वहाँ हम कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आगे नेक्स्ट चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये बात याद करना होगा कि वीर्य सेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो वीर्य का योनि में पहुँचना या छोड़ा जाना वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन कहलाता है। अगर हम लोग जानबूझ के निकाल कर नर युग्मक को निकाल कर मादा जनन पथ में अगर हम इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं, तब वहाँ पर हम कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI। तो पूछा जाता है। अभी आपने क्या जाना कि मैथुन के समय नर के शिश्न द्वारा मादा के योनि में वीर्य छोड़ा जाता है, जिसे वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन कहते हैं। वीर्य में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, शुक्राणु तरल होता है और शुक्रिय प्रद्रव्य होता है, प्रोस्टेट द्रव्य होता है और शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा होते हैं, तो हमें उनके सबके बारे में पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ एक को देखना है जो अंडाणु के साथ संलयित होता है। तो शुक्राणु क्या होता है, सभी शुक्राणु जितने भी हैं सब तेजी से गतिशील होते हुए गर्भाशय ग्रीवा द्वारा गर्भाशय में और फिर अंडवाहिनी के
तुम्बिका संकीर्ण पथ पर पहुंचते हैं। तुम्बिका संकीर्ण पथ के बीचों बीच, जिसे हम कहते हैं तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल यानी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर पहुंच जाते हैं। बहुत सारे पहुंचते हैं, लेकिन केवल एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ संलयित होता है। पहुंचते तो बहुत सारे हैं, करोड़ों की संख्या में अंडवाहिनी में भी पहुंचते हैं, लेकिन अंडाणु के साथ केवल एक शुक्राणु फ्यूज कर पाता है। अब शुक्राणु का निषेचन स्थल की ओर बढ़ते समय इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, उसे हम कार्यकीय परिपक्वन कहते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर शुक्राणु में कार्यकीय परिपक्वन नहीं आता, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन नहीं आता, तो ये अंडाणु को भेज सकने में सक्षम नहीं हो पाता। और शुक्राणुओं में कार्यकीय परिपक्वन ही कैपेसिटेशन कहलाता है। याद रखेंगे, ये बात तो याद हो गया होगा, वीर्यसेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं। अब आपको याद करना है कि शुक्राणु निषेचन स्थल कौन सा है, पूछा जाता है निषेचन स्थल बताइए, तो क्या कहेंगे, तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। क्योंकि आपको बताया गया है इन सब के बारे में पहले भी कि ये फैलोपियन नलिका है, और फैलोपियन नलिका में 3 भाग मुख्य रूप से होता है, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ, यानी इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्पुला। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस्थमस। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। झालर, जो उंगली सदृश संरचना कीपक पर पाई जाती है उसे झालर यानी फिम्बरी कहते हैं। ये सब बताया गया है। तो जो निषेचन स्थल होता है, निषेचन स्थल जहाँ पर निषेचन होता है वो क्या है, निषेचन स्थल है मनुष्य में तुम्बिका संकीर्ण पथ का संधि स्थल, यानी तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीचों बीच इसी स्थान को क्या कहते हैं, इस स्थान को हम तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल यानी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं। यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो वीर्य में उपस्थित जो शुक्राणु हैं वो तेजी से गति करते हुए गर्भाशय ग्रीवा, फिर गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी के तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल तक पहुँचते हैं, यानी निषेचन स्थल तक पहुँचते हैं। निषेचन स्थल की ओर बढ़ते हुए शुक्राणु में कार्यकीय परिपक्वन, कार्यकीय परिपक्वन यानी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कैपेसिटेशन कहते हैं, कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन कहा जाता है। याद करिए कि नर के शिश्न द्वारा योनि में वीर्य को छोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन कहलाता है। वीर्य में उपस्थित शुक्राणु तेजी से गति करते हुए गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय से तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल तक पहुँचते हैं। शुक्राणु का निषेचन स्थल की ओर बढ़ते समय इनमें कार्यकीय परिपक्वन यानी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, इन शुक्राणुओं में कार्यकीय परिपक्वन यानी कुछ बदलाव आता है, उन्हीं को हम कहते हैं कार्यकीय परिपक्वन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, जिसे कैपेसिटेशन कहा जाता है। और कैपेसिटेशन अनिवार्य है शुक्राणु के लिए। अगर कैपेसिटेशन नहीं होगा तो शुक्राणु अंडाणु को भेज सकने में सक्षम नहीं होता। शुक्राणु में कैपेसिटेशन होना अनिवार्य है, जिससे वह अंडाणु को भेदने में सक्षम हो पाता है। याद हो गया कि शुक्राणु तेजी से गति करते हुए गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी के तुम्बिका
संकीर्ण पथ संधि स्थल तक पहुंचता है, जिसे निषेचन स्थल कहते हैं। निषेचन स्थल की ओर बढ़ते हुए शुक्राणुओं में कार्यकीय परिपक्वन यानी फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होता है, जिसे कैपेसिटेशन कहते हैं। याद हो गया कैपेसिटेशन किसे कहते हैं? और फिर याद करेंगे कि कैपेसिटेशन अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु में कैपेसिटेशन अनिवार्य है। यदि कैपेसिटेशन नहीं होता तो शुक्राणु अंडाणु को भेज सकने में सक्षम नहीं होता। और इसी बीच अंडाशय से मोचित अंडाणु, अंडाशय से जो अंडाणु निकल कर आया है उसका भी इस स्थान पर पहुंचना अनिवार्य है। हो गया, ये हो गया अंडाणु और ये हो गया शुक्राणु। अब ये दोनों मिलेंगे और यही और क्या होगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसी को तो कहेंगे शुक्राणु यानी नर युग्मक, अंडाणु यानी मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना ही निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो जिस दौरान शुक्राणु निषेचन स्थल पर पहुंचते हैं उसी बीच अंडाशय से मोचित अंडाणु भी निषेचन स्थल पर पहुंचता है और अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन स्थल पर एक ही समय, लगभग एक ही समय पर पहुंचना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, सगर्भता प्रेगनेंसी नहीं होती। यानी शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलना है तो इन दोनों को एक ही समय में, मतलब 24 घंटे 48 घंटे का अंतराल होता है, समय मिलता है, 24 घंटे से 48 घंटे समय रहता है। उस दौरान अगर मैथुन की प्रक्रिया होती है तब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब क्या कंडीशंस है वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर जानना है कि शुक्राणु संधि स्थल तक पहुँचता है निषेचन स्थल पर, और उसी दौरान अंडाशय से मोचित अंडाणु भी संधि स्थल पर पहुँचता है और अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयित होते हैं और द्विगुणित संरचना युग्मनज बनता है। इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अब हम इसी अंडाणु को यहाँ पर बड़ा कर दिए। हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु प्रवेश करता है। यहाँ पर 4 शुक्राणु बने हैं, लेकिन याद रखेंगे 4 शुक्राणु अलग अलग नहीं है, एक ही है। मैं बस स्टेप दिखा रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। ये एक ही शुक्राणु है जो आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, फिर अंदर प्रवेश किया। एक ही शुक्राणु है। यहाँ पर हम 4 शुक्राणु नहीं बनाए हैं, हमेशा याद रखेंगे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 4 शुक्राणु है तो एक ये भी अंदर प्रवेश किया, ये अंदर प्रवेश कर रहा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही शुक्राणु है। ये एक ही प्रकार का शुक्राणु है जो आगे बढ़ रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर और आगे बढ़ा, फिर अंदर पहुँच गया। ठीक, एक सिंगल है। ये स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। मैंने बताया ना कि शुक्राणु तैरते हुए आता है अंडाणु के पास पहुँचता है। निषेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि अंडाणु का एक शुक्राणु के साथ संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के दौरान होता क्या है? तो जो गतिशील शुक्राणु हैं वे अंडाणु के पास पहुंचते हैं और इनमें उपस्थित इनके अग्रभाग को क्या कहते हैं हम? एक्रोसोम। देखिए यहाँ पर यही फिगर हम इतना भाग हम बड़ा करके बना दिए हैं। और याद रखेंगे कि अंडाणु का जो शीर्ष भाग है वहाँ पर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। मैंने बताया है इसे क्या कहते हैं? अग्रपिंडक। और बताए थे कि अग्रपिंडक शुक्राणु के अग्र शीर्ष पर कैप की आकार की एक संरचना पाई जाती है जिसे हम अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं। और उसमें अनेक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अंडाणु के आवरण को गलाकर शुक्राणु को अंदर प्रवेश कराने में सहायता प्रदान करते हैं। ये एक अंडाणु की संरचना है। पहले हम अंडाणु की संरचना को समझ लेते हैं, फिर से बताते हैं। एक बार पहले बताया गया है, फिर बता देते हैं कि अंडाणु में 2 आवरण मुख्य रूप से होते हैं। एक वह आवरण कोरोना रेडिएटा और दूसरा ये है जोना पेल्यूसिडा, जिसे हम पारदर्शी अंडावरण भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पारदर्शी अंडावरण। और इसके अंदर ये है पेरीविटेलिन स्पेस, और कह सकते हैं कि यहाँ पर एक और लेयर है जिसे हम
विटेलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये है विटेलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है कोरोना रेडिएटा, ये है जोना पेल्लुसिडा, ये है विटेलिन मेम्ब्रेन और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलिन मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसे हम पेरी विटेलिन स्पेस कहते हैं। ये हो गया अंडाणु की संरचना। अंडाणु के अंदर क्या पाया जाता है? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंडक। बताया था ना कि अंडाणु से जो मोचित अंडाणु होता है, सॉरी अंडाशय से जो मोचित अंडाणु होता है उसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, तो ये अभी क्या है? सेकेंडरी oocyte। मैंने बताया था कि जब अंडाणु के अंदर जब शुक्राणु प्रवेश करता है तब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड डिवीज़न कंप्लीट होता है और तब जाकर बनता है एक सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई एंड वन लार्ज ओवम, यानी एक छोटा द्वितीय ध्रुवीय पिंड और एक बड़ा अंड कोशिका यानी ओवम बनता है। अंडाणु की संरचना समझ में आई? अंडाणु में सबसे बाहरी स्तर कोरोना रेडिएटा, उसके बाद स्तर जोना पेल्लुसिडा और उसके बाद विटेलिन मेम्ब्रेन, विटेलिन मेम्ब्रेन के बाद पेरीविटेलिन स्पेस और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेकेंडरी oocyte पाया जाता है। और जैसे ही अब देखिए शुक्राणु को पहुंचते हैं, शुक्राणु गतिशील है, आता है अंडाणु के पास। अंडाणु के पास शुक्राणु जब आता है तो इसके कोरोना रेडिएटा को गलाकर पहुंचता है दूसरे इस मेम्ब्रेन के पास, कोरोना रेडिएटा को गलाकर इस मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है। इसे हम कहते हैं जोना पेल्लुसिडा। और जोना पेल्लुसिडा के जैसे ही संपर्क में आता है शुक्राणु पारदर्शी अंडावरण के संपर्क में आता है और पारदर्शी अंडावरण में बदलाव को प्रेरित करता है। अब ये बदलाव को प्रेरित करने का मतलब क्या है? तो जब शुक्राणु पारदर्शी अंडावरण के संपर्क में आता है तो शुक्राणु पारदर्शी अंडावरण में बदलाव को प्रेरित करता है जिससे उसका स्तर बदल जाए, इस प्रकार से बदल जाए कि कोई अन्य शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। समझ में आया? जैसे हम इसको एक नाम दे दें कि ये कौन सा शुक्राणु है? ए शुक्राणु। तो देखिए ए ही शुक्राणु ये है, ए शुक्राणु यही है और यही ये भी है, तो ये इसमें प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही ये शुक्राणु पारदर्शी अंडावरण के संपर्क में आता है, पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेल्लुसिडा के स्तर में बदलाव को प्रेरित करता है और जोना पेल्लुसिडा बदल जाता है जिससे कोई अन्य शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। समझ में आया? मैंने बताया ना कि जो वीर्य है उसमें 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। 20 करोड़ में से 10 करोड़ तो पहुँचेंगे ही अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी में अगर 10 करोड़ पहुँचते हैं शुक्राणु तो क्यों नहीं सारे के सारे इसके अंदर पहुँचते हैं? कोशिश सभी करते हैं लेकिन केवल एक ही इसके अंदर प्रवेश कर पाता है। जैसे ही एक शुक्राणु जोना पेल्लुसिडा के स्तर में बदलाव प्रेरित करता है तुरंत इसका पूरा बाहर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और किसी भी शुक्राणु को अंदर आने नहीं देता। कहने का मतलब यही है कि जब शुक्राणु जोना पेल्लुसिडा के संपर्क में आता है तो उस स्तर में बदलाव को प्रेरित करता है, वह स्तर बदल जाती है, ब्लॉक हो जाती है, अन्य किसी शुक्राणु को अंदर आने नहीं देता। और इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक शुक्राणु निषेचित कर सकता है। क्लियर है बात? फिर से बता देता हूँ कि शुक्राणु तैरते हुए अंडाणु के पास आता है और इसमें इसके हेड में यानी शीर्ष भाग में उपस्थित एक्रोसोम यानी अग्रपिंडक में एंजाइम भरा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा और बताते हैं। अब इस एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो देखिए इस एंजाइम में मुख्य रूप से 3 एंजाइम होता है। अग्रपिंडक से 3 एंजाइम स्रावित होता है। कौन कौन से? पहला, कोरोना रेडिएटा को गलाने वाला कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम पाया जाता है और जोना पेल्लुसिडा को गलाने वाला
जोनालाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोनालाइसिन। और तीसरा इसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। शुक्राणु के अग्रभाग पर उपस्थित एक्रोसोम पाया जाता है। सबसे पहले ये, अभी हम इन एंजाइम्स के कार्य नहीं बताएंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। शुरुआत में हम आपको इतना बताते हैं कि शुक्राणु क्या है, पहुंचते हैं अंडाणु के पास, अंडाणु के कोरोना रेडिएटा को गलाते हैं और फिर अंदर जोना पेल्लुसिडा के पास पहुंचते हैं। जोना पेल्लुसिडा के संपर्क में आते ही उस जोना पेल्लुसिडा स्तर के में बदलाव को प्रेरित करते हैं, जिससे कि वो बदल जाए और किसी और शुक्राणु को अंदर आने ना दे। फिर ये अंदर प्रवेश करता है और अपना जो न्यूक्लियस है वो बाहर, अंदर अपना जो केंद्रक है, ये जो बीच में देख रहे हैं ना केंद्रक है, इस केंद्रक को इसके अंदर छोड़ देता है। जैसे ही शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है, सेकेंडरी oocyte में मियोटिक सेकेंड डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और इसमें मियोस्टिक या मियोसिस, मियोटिक कहिए चाहे मियोसिस कहिए, बात एक ही है। मियोटिक सेकेंड कंप्लीट हो जाता है और इससे बनता है एक छोटा द्वितीय ध्रुवीय पिंड और एक बड़ा ओवम यानी अंडकोशिका, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। अब ये नर युग्मक का केंद्रक और मादा युग्मक का केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ये था सिंपल, अभी आपको बस इतना बताए हैं कि किस प्रकार से शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से मिलता है। थोड़ा और डिटेल देखते हैं। डिटेल देखने के लिए हमें इतना भाग काट कर यहाँ पर हमने जूम कर दिया, समझ आया? ये जो फिगर आप देख रहे हैं वो इतना भाग है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। ये है एक शुक्राणु जिसमें स्पर्म न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, यानी ये देखिए स्पर्म का न्यूक्लियस है, स्पर्म न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र है। और ये स्पर्म का शीर्ष भाग पर एक कैप नुमा संरचना जिसे हम एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। कंटेनिंग एंजाइम यानी इसके अंदर एंजाइम भरा होता है। फिर यहाँ देखिए ये शुक्राणु कहाँ पहुँच रहा है, कोरोना रेडिएटा के पास, अंडाणु के पास पहुँचा ही है अभी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे बना दें ताकि आपको पता चले कि ये सभी एक ही शुक्राणु है, नहीं तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि चार अलग अलग शुक्राणु हैं। सब एक ही शुक्राणु हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँचा। तो जब यहाँ पहुँचता है, जैसे ही अंडाणु के संपर्क में आता है, अंडाणु के कोरोना रेडिएटा के पास जैसे पहुँचता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। सबसे पहले इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे के भाग का नष्ट हो जाता है। तो परफोरेशन इन एक्रोसोम वाल, एक्रोसोम वाल में परफोरेशन यानी थोड़ी सी छिद्र बनती है और जो एक्रोसोम में अग्रपिंडक में उपस्थित एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग, जोनालाइसिन, हाइलुरोनिडेज। तो इसमें एक्रोसोम में उपस्थित कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम इस कोरोना रेडिएटा को गला देता है और गला देता है, शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है। देखिए अंदर प्रवेश कर गया। अब एंजाइम्स आर ब्रेकिंग डाउन जोना पेल्लुसिडा, जोना पेल्लुसिडा लेयर आता है। अब इस देखिए ये कोरोना रेडिएटा तो हट गया, यानी जो गुलाबी कलर से देख रहे हैं, तो इसको पार करते हुए यहाँ तक पहुँचा और फिर इसके बाद ये पहुँचता है जोना पेल्लुसिडा के पास, यानी इस जगह पर। तो वहाँ पर जोनालाइसिन कार्य करता है, जोनालाइसिस एंजाइम, और जोनालाइसिन एंजाइम इस जोना पेल्लुसिडा को गला देता है और फिर ये अंदर प्रवेश करता है पेरीविटिलिन स्पेस में, और पेरीविटिलिन स्पेस से अंडाणु के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काटते हुए इसका जो बाहरी भाग है, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुल चुका होता है और इसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियस यानी केंद्रक अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। देखिए ये है इसका न्यूक्लियस, अंडाणु में प्रवेश कर गया। स्पर्म इन ऊप्लाज्म विदाउट इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी स्पर्म का जो अंदर का भाग है वो उसके बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। पूरा का पूरा शुक्राणु अंदर नहीं जाता, याद रखेंगे।
पूरा का पूरा शुक्राणु, आप सोच रहे होगे कि पूरा का पूरा शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है, नहीं, बस ये इसका हेड यहाँ तक आता है और हेड खुल ऐसे है, ये खुल जाता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर पहुँच जाता है। यानी इसका हेड खुलता है और इसके अंदर जो उपस्थित केंद्रक है वो केंद्रक ही मेन है, केंद्रक ही को जाना है, केंद्रक पहुँच जाता है अंडाणु के अंदर। अब ये नरयुग्मक का केंद्रक है और ये मादा युग्मक का केंद्रक है, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और इससे N+N2N द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। बस यही प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। समझ में आया निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि अग्रपिंडक का कार्य क्या है। तो आप याद करेंगे कि अग्रपिंडक में 3 एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन और हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को गलाता है, जोनालाइसिन जोना पेलिसुडा को गलाता है और हाइलुरोनिडेज एंजाइम भी शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है। साथ ही साथ शुक्राणु जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, ये अंडाणु में उपस्थित सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडक को मियोसिस सेकंड डिवीजन के लिए प्रेरित करते हैं और उसमें मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है और फाइनली एक छोटा द्वितीय ध्रुवीय पिंड यानी सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई बनता है और एक ओवम यानी अंड कोशिका का निर्माण होता है। यही मेन है अंड कोशिका। अंड कोशिका और शुक्राणु के केंद्रक आपस में मिलते हैं और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब सोच रहे होंगे कि इनका क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी का क्या होता है। तो इनका कार्य अभी तक जाना नहीं गया है कि क्या कार्य है इनका। माना यह जाता है कि नष्ट हो जाते हैं। ठीक, बस ये था आपका निषेचन की प्रक्रिया। तो इजी था, आपको इस तरह से याद करना है कि मैथुन के समय प्रत्येक स्खलन में वीर्य को मादा के योनि में छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन कहते हैं। वीर्य में उपस्थित शुक्राणु तेजी से गति करते हुए गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी के तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल तक पहुंचते हैं। शुक्राणुओं का निषेचन स्थल की ओर गति करते समय कारिकीय परिपक्वन यानी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, जिसे कैपेसिटेशन कहते हैं। शुक्राणु का अंडाणु को भेदने से पूर्व उनमें कैपेसिटेशन होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंडाणु को भेज सकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसी बीच अंडाशय से मोचित अंडाणु भी निषेचन स्थल तक पहुंचती हैं और अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयित होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन तभी होगा जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय पर निषेचन स्थल पर पहुंचते हैं। फिर ऐसे याद करेंगे कि एक अंडाणु का एक शुक्राणु द्वारा संलयन, एक अंडाणु का एक शुक्राणु द्वारा संलयन निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के जोना पेलुसिडा के यानी पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है और उक्त अस्तर यानी पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेलुसिडा के अस्तर में बदलाव को प्रेरित करता है, जिससे वह किसी अन्य शुक्राणु को अंदर प्रवेश ना करने दे। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक शुक्राणु ही निषेचित कर पाता है। अग्रपिंडक का श्रावण। अग्रपिंडक का श्रावण शुक्राणु को पारदर्शी अंडावरण के द्वारा अंडाणु के कोशिका द्रव व प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। हमने क्या बोला? अग्रपिंडक शुक्राणु को पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव में प्रवेश करने में मदद करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस श्रावण में, अग्रपिंडक के श्रावण में कोरोना रेडिएटा को गलाने वाला कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम पाया जाता है, जोना पेलिसुडा को गलाने वाला जोनालाइसिन पाया जाता है तथा हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। यह अंडाणु में उपस्थित द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के को प्रेरित करता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडक में
द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। तत्पश्चात द्वितीयक oocyte में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। इससे यह भी एक असमान विभाजन है जिसमें एक छोटा द्वितीय ध्रुवीय पिंड तथा एक बड़ा अंड कोशिका यानी ओवम बनता है। ये अंड कोशिका और शुक्राणु का केंद्रक आपस में मिलते हैं, संलयन होता है और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, यानी निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब याद रखेंगे कि निषेचन तभी होगा जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय पर निषेचन स्थल पर पहुंच पाते हैं। अब निषेचन और सगर्भता, यानी जब निषेचन हो जाता है तो सगर्भता यानी प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ परिस्थितियां होनी अनिवार्य है। अगर वे परिस्थितियां नहीं होती तो हर बार निषेचन नहीं होता, हर बार सगर्भता यानी प्रेगनेंसी नहीं होती। संभोग यानी मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स जब भी हो तो ये तय नहीं है कि उस दौरान निषेचन की प्रक्रिया हो, क्योंकि निषेचन के लिए कुछ परिस्थितियां होनी अनिवार्य है। तो याद रखेंगे कि संभोग के समय या संभोग के दौरान हमेशा अंडाणु का निषेचन हो या निश्चित नहीं है। इसके लिए कुछ परिस्थितियां अनिवार्य होती हैं। जैसे क्या परिस्थिति है कि अंडाणु का निषेचन तभी होगा? तो सबसे पहला, ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है और आपको बताए हैं कि उन 28 दिनों के बीचों बीच यानी 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होता है, यानी अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन होता है। तो 14वें दिन ऋतुस्राव के 14वें दिन ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है और अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु निकलता है। जो अंडाणु अंडोत्सर्ग के बाद निकलता है वो 24 से 72 घंटे तक ही सक्रिय रह पाता है, यानी इसी बीच अंडाणु का निषेचन हो जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 14वें दिन निकला अंडाणु, तो 14वें दिन निकला 24 घंटा यानी 15वां दिन, 48 घंटा यानी 16वां दिन, 72 घंटा यानी 17वां दिन। तो 14 से 17वें दिन के बीच उस अंडाणु का निषेचन शुक्राणु द्वारा हो जाना चाहिए। 17वें दिन के बाद अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। याद रखेंगे, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंडाणु कितने घंटे तक जीवित रहता है? तो 24 से 72 घंटे तक, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। अगर इस दौरान निषेचन की प्रक्रिया हुई तो प्रेगनेंसी होगी, सगर्भता होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा कंडीशन शुक्राणु के साथ भी है। जो स्खलन के दौरान शुक्राणु जो निकले हैं वो भी लगभग 72 घंटे तक जीवित रह पाता है, यानी शुक्राणु अंदर प्रवेश किए हैं, प्रवेश करने के दौरान 72 घंटे तक जीवित रहेंगे और उसके बाद वे भी नष्ट हो जाएंगे। यानी इसके भी आने के 72 घंटे के अंदर अंडाणु आ जाना चाहिए, वरना वो भी नष्ट हो जाएगा। तो ये पहला टर्म है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन अंडाणु उत्सर्जित होता है, 24 से 72 घंटे तक जीवित रहता है, इसी के अंदर अंडाणु का निषेचन हो जाना चाहिए। शुक्राणु जो स्खलित होता है वह भी 72 घंटे तक जीवित रहता है, 72 घंटे के अंदर उसका भी निषेचन हो जाना चाहिए। वे अंडाणु को भेद सकने चाहिए, अन्यथा वह भी नष्ट हो जाता है। तो अर्थात क्या माना जाए? माना ये जाए कि ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास अगर संभोग की प्रक्रिया होती है तो सगर्भता हो सकने के चांसेस अधिक होते हैं, यानी हो सकता है। कह सकते हैं कि 14वें दिन के ऋतुस्राव के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन के आसपास संभोग का होना निषेचन को निश्चित कर सकता है। ठीक, इसीलिए हर संभोग के दौरान ऐसा नहीं होता कि वो सगर्भता यानी प्रेगनेंसी हो। उसके लिए एक कंडीशन ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन के आसपास संभोग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, मादा में जो फैलोपियन नलिका है
उसमें किसी भी प्रकार का सूजन ना हो, स्वेलिंग ना हो। अगर ऐसा होता है, सूजन होने पर यह अंडाणु उक्त स्थल तक नहीं पहुंच पाता, निषेचन स्थल तक नहीं पहुंच पाता, तब भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। तो ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन कि फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, ये सभी संक्रमण से मुक्त हों, यानी किसी बैक्टीरिया के संक्रमण या किसी फंजाई के संक्रमण से मुक्त होने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि इनमें संक्रमण है, तब भी निषेचन नहीं हो पाता। चौथा कंडीशन क्या है? चौथा लास्ट कंडीशन आपको बताऊं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन चौथा कंडीशन आपको बताऊं कि प्रत्येक स्खलन में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 करोड़ होती है, लगभग 20 करोड़ से भी अधिक हो सकते हैं। तो प्रत्येक स्खलन में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 करोड़ होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर वीर्य में कितना होता है, वीर्य 3.5 ml समथिंग इतना होता है, लगभग 3.5 ml। तो इतने वीर्य में 20 करोड़ लगभग शुक्राणु की संख्या होती है। ऐसा माना जाता है कि इतने ml वीर्य में 6 करोड़ से कम शुक्राणु अगर हैं तो निषेचन नहीं हो पाता। बस ये कंडीशन थे जो तय करता है कि निषेचन होगा या नहीं होगा। 4 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कि ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, मेटिंग होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये कि फैलोपियन नलिका में सूजन नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये कि फैलोपियन नलिका या गर्भाशय में संक्रमण नहीं होना चाहिए। और चौथा कि वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 करोड़ होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 6 करोड़ से कम है अगर शुक्राणु की संख्या, तो वो निषेचन नहीं कर पाता। बस यही था निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया। अब इसके बाद आता है निषेचन के पश्चात ही यह तय हो जाता है, निषेचन होते ही यह तय हो जाता है कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो नर है या मादा, यानी वो मेल है या फीमेल है। गर्भ में पल रहा शिशु मेल है या फीमेल है, तय हो जाता है निषेचन के पश्चात ही। तो हम बताएंगे कैसे यह तय हो जाता है। तो फिलहाल आप इतना पॉइंट पहले लिख लें। हेडिंग डालेंगे निषेचन या फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, मैथुन के दौरान नर के शिश्न द्वारा वीर्य मादा के योनि में छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। आगे लिखेंगे, वीर्य में उपस्थित शुक्राणु तेजी से गति करते हुए गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका के तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल यानी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर पहुंचता है। फिर आगे लिखेंगे, तुम्बिका संकीर्ण पथ संधि स्थल निषेचन स्थल यानी फर्टिलाइजेशन प्लेस साइट कहलाता है। आगे लिखेंगे कि निषेचन स्थल की ओर बढ़ते हुए शुक्राणुओं में कार्यकीय परिपक्वन यानी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, जिसे कैपेसिटेशन कहते हैं। आगे लिखेंगे कि शुक्राणु में अंडाणु को भेदने से पूर्व कैपेसिटेशन होना अनिवार्य है, अन्यथा वह अंडाणु को भेज सकने में सक्षम नहीं हो पाता। फिर आगे लिखेंगे, इसी बीच अंडाशय से मोचित अंडाणु भी निषेचन स्थल तक पहुंचता है और अंडाणु व शुक्राणु का संलयन होता है। यही प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। आगे लिखेंगे, निषेचन तभी होता है जब अंडाणु व शुक्राणु दोनों एक ही समय पर निषेचन स्थल पर पहुंचते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, अंडाणु का एक शुक्राणु द्वारा संलयन की प्रक्रिया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आगे लिखेंगे, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेल्लुसिडा के संपर्क में आता है और पारदर्शी अंडावरण में बदलाव को प्रेरित करता है, जिससे कोई अन्य शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश ना कर पाए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक अंडाणु को केवल एक शुक्राणु ही निषेचित कर पाता है। आगे लिखेंगे, अग्रपिंडक का स्रावण, शुक्राणु के अग्रपिंडक का स्रावण शुक्राणु को पारदर्शी अंडावरण द्वारा अंडाणु के
कोशिका द्रव्य व प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है, क्योंकि इस स्राव में कोरोना रेडिएटा को गलाने वाला एंजाइम कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम तथा जोना पेल्यूसिडा को गलाने वाला जोना लाइसिन व हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। आगे लिखेंगे, यह अंडाणु में उपस्थित द्वितीयक अंडक में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होने को प्रेरित करता है। द्वितीयक अंडक में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। यह भी असमान विभाजन है, जिससे एक छोटा द्वितीय ध्रुवीय पिंड व एक बड़ा अंड कोशिका ओवम बनता है। आगे लिखेंगे, अंड कोशिका का केंद्रक व शुक्राणु का केंद्रक आपस में मिलते हैं और एक द्विगुणित संरचना युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। बस ये पूरा का पूरा फिगर आप अपनी कॉपी में बना लें। अब हेडिंग डालेंगे कि निषेचन व सगर्भता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। मैंने बताया ना कि हर बार मेटिंग के दौरान ज़रूरी नहीं है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए। प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ परिस्थितियाँ होना अनिवार्य हैं, उनको आप लिखेंगे कि निषेचन व सगर्भता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। लिखेंगे संभोग यानी मेटिंग, या इसे हम सेक्सुअल इंटरकॉर्स कह सकते हैं, के दौरान हमेशा अंडाणु का निषेचन नहीं होता, बल्कि इसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए। डैश करके पहला पॉइंट लिखेंगे, ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्ग होता है। मोचित अंडाणु यानी निकली हुई अंडाणु लगभग 24 से 72 घंटे तक सक्रिय होती है, अर्थात 72 घंटे के अंदर अंडाणु का निषेचन हो जाना चाहिए, अन्यथा यह नष्ट हो जाती है, निषेचन की क्षमता खत्म हो जाती है। आगे लिखेंगे, वीर्य में ऐसे लिखेंगे, वीर्य में नहीं, प्रत्येक स्खलन में वीर्य में उपस्थित शुक्राणु लगभग 72 घंटे तक जीवित रह पाते हैं। अतः 72 घंटे के अंदर शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करना अनिवार्य है, अन्यथा वे भी नष्ट हो जाते हैं। अतः निषेचन के लिए ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास संभोग होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फैलोपियन नलिका में सूजन नहीं होना चाहिए। यदि सूजन होता है तो अंडाणु फैलोपियन नलिका के अंदर नहीं पहुंच पाती। तीसरा, फैलोपियन नलिका व गर्भाशय में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए, चाहे वो जीवाणु का संक्रमण हो, चाहे कवक का संक्रमण हो, चाहे किसी विषाणु का संक्रमण हो, संक्रमण नहीं होना चाहिए, तब भी निषेचन नहीं होता। चौथा, प्रत्येक स्खलन में वीर्य की मात्रा लगभग 3.5 ml होती है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 करोड़ होती है। ऐसा माना जाता है कि वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं की संख्या यदि 6 करोड़ से कम है तो वह निषेचन नहीं कर पाता। बस इतनी परिस्थितियाँ थीं। अब हमने कहा ना आपसे कि हम डिसाइड कर लेते हैं, या निषेचन के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु नर होगा यानी मेल होगा या मादा यानी फीमेल होगा। हम पता कर पाते हैं, या हम क्या पता कर पाएंगे, वो खुद ही निश्चित हो जाता है। पता तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि बैन है इंडिया में, बताएंगे क्यों बैन है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट इरेज करते हैं जिससे हम आपको समझा पाएँ सही तरीके से कि कैसे डिसाइड होता है। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। ये सब फिगर अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में मिलना, यही निषेचन कहलाता है। मान लेते हैं ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, इन्हीं का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है।
और निषेचन के पश्चात क्या बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है। मान लो इसमें गुणसूत्र, चूंकि युग्मक है तो गुणसूत्र आदि होती है, n से डिनोट करेंगे, यहाँ पर भी आदि n, तो इन दोनों के मिलने से n प्लस n क्या बनता है 2n, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, डिप्लॉइड जाइगोट। यही कहलाता है निषेचन। निषेचन यही कहलाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। और निषेचन होते ही यह तय हो जाता है कि वो नर होगा या मादा होगा, यानी वो कन्या होगी या बालक होगा, भ्रूण में पल रहा बच्चा कन्या होगा या बालक होगा, ये तय हो जाता है। कैसे, आइए इसे हम समझते हैं। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। बहुत लोगों को ये भी नहीं याद होगा, 11th में ही बताए थे। इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। याद करिए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 44 गुणसूत्र दैहिक या कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहलाते हैं। आखिरी 2 गुणसूत्र यानी 45वां और 46वां आखिरी 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम, या इसे हम एलोसोम भी कहते हैं, एलोसोम्स भी कहते हैं। याद करिए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र को हम दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहते हैं या ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो लास्ट के 2 गुणसूत्र बचते हैं 45वां और 46वां, इन्हें हम लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। 44 2 46 हो गया ना। क्यों इन दोनों को अलग किए, क्योंकि मनुष्य में जो नर होते हैं और मादा प्राणी होते हैं, इनमें 44 गुणसूत्र तो समान होते हैं, यानी वही 44 गुणसूत्र यहाँ पर भी पाया जाएगा, वही 44 गुणसूत्र यहाँ पर भी पाया जाएगा। याद रखेंगे कि मनुष्य में 44 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं, यानी दैहिक या कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स समान होते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र मनुष्य में नर में अलग और मादा में अलग होता है। अब क्या होता है, तो इसे हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं। नर में इसे हम x और y से डिनोट करते हैं, और मादा में इसे हम x से डिनोट करते हैं। याद करिए कि लिंग गुणसूत्र नर में XY होता है और मादा में XX होता है। हो गया 44, 2 गुणसूत्र ये 44, एक 45 और एक 46। समझ में आया, 46 गुणसूत्र हो गया। यहाँ पर भी देखिए 44 और 2x है, यानी 44 45 46 गुणसूत्र मादा में भी हो गया, यानी 44 गुणसूत्र नर और मादा में समान होता है। आखिरी के जो 2 गुणसूत्र हैं लिंग गुणसूत्र, वे नर में XY और मादा में XX होते हैं। क्लियर, क्या है ये गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, यानी इन्हें हम 23 जोड़ी कहते हैं। इसका भी अपना एक महत्व है, पेयर में होना भी एक महत्व है। यानी जैसे देखिए XX है ना, तो ये XX अपने पास ही रहेंगे एक दूसरे के पास, X वाला A के पास या B के पास नहीं जाएगा, XX दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं, इसलिए हम जोड़ी कहते हैं, एक जोड़ी गुणसूत्र। यहाँ पर एक जोड़ी गुणसूत्र ये कहलाएगा, एक जोड़ी गुणसूत्र ये कहलाएगा। नर में लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, यानी इसमें इसे नर को हम क्या कह सकते हैं, नर विषम युग्मकी यानी हेट्रोगैमेटिक होते हैं। अब इसका भी मतलब समझिए कि क्या है विषम युग्मकी या हेट्रोगैमेटी। नर में लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, यानी नर क्या होते हैं, विषम युग्मकी हेट्रोगैमेटिक होते हैं, यानी इसमें जो युग्मक उत्पन्न होंगे वे 50% X टाइप के और 50% Y टाइप के, यानी 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर में लिंग गुणसूत्र अलग अलग होता है,
इसलिए नर विषम युग्मकी हेट्रोगैमेटिक होते हैं, यानी इनसे उत्पन्न जो युग्मक हैं वो दो भिन्न प्रकार के बनते हैं। जब युग्मक दो अलग अलग प्रकार के बनते हैं तब वहाँ पर हम विषम युग्मकी यानी हेट्रोगैमेटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मादा में लिंग गुणसूत्र दोनों समान हैं, इसलिए मादा क्या कहलाती हैं? मादा समयुग्मकी कहलाती हैं। आइसोगैमेटिक या होमोगैमेटिक, ठीक है, होमोगैमेटिक शब्द का प्रयोग करेंगे। होमोगैमेटिक यानी इनसे उत्पन्न जितने भी युग्मक होंगे वो एक ही प्रकार के यानी एक्स प्रकार के होंगे। अब देखिए ये नर प्राणी हैं और ये मादा प्राणी हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये नर में एक कोशिका है। कौन सी कोशिका? शुक्रजन कोशिका। बताया था ना कि शुक्रजन नलिका में शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं और उन्हीं में विभाजन होता है जिससे फाइनली शुक्राणु बनता है। यानी शुक्रजन नलिका के अंदर उपस्थित जनन को एपिथेलियम जनन उपकला होती हैं। जनन उपकला में समसूत्री विभाजन होता है जिससे स्पर्मेटोगोनिया शुक्रजन कोशिका बनती हैं। स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होता है जिससे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्वितीय शुक्रजन कोशिका बनता है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा हो जाता है, समसूत्री विभाजन ही होता है और उसमें फिर शुक्राणु या पहले शुक्राणु परसु यानी स्पर्मेटिड बनते हैं और फाइनली शुक्राणु बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र है 46, इसी को हम अभी ऐसा समझेंगे कि ये एक ऐसी कोशिका है, हम कह सकते हैं जनन कोशिका है सीधे, बाकी डिटेल आपको बताएं। जनन कोशिका से बनना है युग्मक। तो जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। हम 46 को इस प्रकार लिख सकते हैं नर में 44 प्लस XY लिख सकते हैं। 46 को नर में हम 44 प्लस XY लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ये सही है। 44 प्लस XY यानी 46 गुणसूत्र। तो जब जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी बनता है युग्मक, और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र कितने जाते हैं? आधे, यानी 44 में से 22 इधर जाएगा और 22 इधर जाएगा प्लस x, इसका भी तो आधा होगा, x वाला इधर जाएगा और y वाला इधर जाएगा। यानी नर में जो युग्मक बनते हैं वो एक बनता है 22 प्लस x और दूसरा 22 प्लस y। लेकिन मादा में देखें, मादा में जनन कोशिका में, मादा की जनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा? युग्मक। तो इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र आधे जाएंगे, 44 हैं तो 22 इधर जाएंगे और 22 इधर जाएंगे प्लस एक x इधर जाएगा, यानी इधर डिवाइड कर लीजिए, एक x इधर जाया तो एक दूसरा x इधर आएगा। बस यही बात आपको समझानी थी कि नर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक गुणसूत्र आधे हो जाते हैं जिससे युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक तो आगुणित होते हैं ना, उसमें आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। तो आधे गुणसूत्र कैसे जाते हैं? ऐसे 44 यहाँ पर है तो 22 यहाँ पर, 22 यहाँ पर, और इसका आधा जाता है यानी x इधर और एक y इधर। समझ में आया? ऐसे मत समझिएगा कि XY/2 और XY/2, ये सब मत करिएगा। इसीलिए मैंने बताया कि पेयर में होना, गुणसूत्रों का पेयर में होना भी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर ये पेयर में है तभी एक अलग हो जा रहा है और दूसरा अलग। यानी अगर हम यहाँ पर 2 फ्लावर बना दें, एक ही डंठल पर 2 फ्लावर अगर हम बना दें तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? हम 20 से डिवाइड करेंगे, एक अलग और एक अलग। अब ऐसे थोड़े डिवाइड करोगे, हमें शुद्ध रूप से चाहिए ना। तो शुद्ध रूप से हमें गुणसूत्र चाहिए तो x इधर और y इधर जाता है। यानी नर में युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 22 प्लस x और 22 प्लस y 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, x और y। अब हम चाहें तो इसको मिटा सकते हैं क्योंकि इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, 44 का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनको हटा देते हैं। हम अब सीधे कह सकते हैं कि नर में XY गुणसूत्र होता है और मादा में XX गुणसूत्र होता है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक में
50% युग्मक X गुणसूत्र वाले और 50% युग्मक Y गुणसूत्र वाले होते हैं। यही तो होगा, अगर 100 बनेंगे तो उसमें से 50 X वाले और 50 Y वाले बनेंगे ना, आधे आधे तो बनेंगे। तो 100 जनन कोशिका है तो इससे 50 और 50 ऐसे तो बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 50% X और 50% Y गुणसूत्र वाला युग्मक बनता है। यहाँ पर भी जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो युग्मक बनते हैं उसमें दोनों समान प्रकार के होते हैं XX। यानी ये हो गया नर युग्मक, ये और ये क्या हो गए मादा युग्मक। हमें नहीं पता होता कौन सा युग्मक किस युग्मक के साथ फ्यूज करे, हमें नहीं पता है ना, क्योंकि देखिए जो मादा के योनि में जो शुक्राणु आए हैं, हमें क्या पता कि उस शुक्राणु में कौन सा लिंग गुणसूत्र है। हो सकता है इसमें X भी हो सकता है इसमें Y भी हो, हमें पता है नहीं पता। तो 20 करोड़ अगर मान लो हैं तो हो सकता है उसमें से 7 करोड़ X वाले हों, 13 करोड़ Y वाले हों। अब यहाँ पर इसका मतलब ये समझ लीजिए, ये मत कहिए कि आधा काहे नहीं किए, आधा तो बनते समय होता है। अब उस वृषण के अंदर कितने प्रकार, कितने X हैं कितने Y हैं ये पता नहीं होता। चलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। ऐसे याद रखते हैं कि जो शुक्राणु योनि में आता है उसमें कुछ शुक्राणु Y गुणसूत्र वाले होते हैं और कुछ X गुणसूत्र वाले होते हैं। अब ये तो तय तब होगा कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु के साथ फ्यूज किया। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ फ्यूज करता है तब क्या बनेगा X और X। XX क्या होती हैं मादा, यानी जो शिशु होगा वो क्या बनेगा मादा। अगर ये X वाला इससे फ्यूज करता है तब भी क्या बनेगा XX यानी मादा। अगर ये Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को भेदता है तब क्या बनेगा XY यानी नर शिशु बनेगा। यदि ये Y वाला इस X को भेजता है तब भी XY यानी नर बनेगा। प्रत्येक निषेचन में चांस ये होता है कि हो सकता है वो मादा बने या नर। तो जब किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड शुक्राणु पे करता है। अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ फ्यूज किया, अंडाणु तो दोनों में X ही होती हैं, यानी इसमें X ही गुणसूत्र होता है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा शुक्राणु अंदर प्रवेश किया। अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु प्रवेश करता है तो क्या बनेगा X और Y, यानी इस भ्रूण से क्या बनेगा नर संतान बनेगा। XY क्या होता है नर। अगर जो शुक्राणु आया है उसमें Y ना होकर X गुणसूत्र हो तो X मिलके क्या बनाएगा मादा, ठीक है XX मादा। यानी जो भ्रूण बनेगा वो क्या होगी कन्या शिशु होगी। समझ आया। इस तरह से नर का लिंग निर्धारण होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं नर का लिंग निर्धारण जो भ्रूण का है, लिंग निर्धारण है वो किसके माध्यम से हो रहा है। क्या इसमें मादा का योगदान है या नर का। आप क्या कहेंगे नर का। भ्रूण के लिंग के निर्धारण में किसका योगदान है नर का, क्योंकि नर का शुक्राणु डिसाइड करता है, शुक्राणु डिसाइड करता है कि मादा का लिंग क्या होगा, नर होगा या मादा होगा। क्योंकि अगर नर का शुक्राणु X वाला मादा के साथ फ्यूज करता है तो मादा बनती है, और अगर शुक्राणु Y वाला मादा के अंडाणु से फ्यूज करता है तब नर बनता है। यानी माता के गर्भ में पल रहा शिशु मेल होगा या फीमेल, किस पे डिपेंड करता है नर के शुक्राणु पर। समझ में आया। हमारे भारत में, हमारे समाज में ये भ्रांतियाँ हैं कि कन्या का उत्पन्न होना उनकी माता पर दोष लगाया जाता है। ऐसा अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूव है। तो साइंस कहता है कि माता के गर्भ में पला शिशु नर होगा या मादा, ये नर का शुक्राणु तय करता है, इसमें माता का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो हमारे समाज की ये भ्रांतियाँ दूर होनी चाहिए। बस यही था नर में, भ्रूण में लिंग निर्धारण। तो आपने यहाँ तक लिख लिया निषेचन और निषेचन के लिए उचित परिस्थितियाँ। अब आप हेडिंग डालेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें लिखेंगे शिशु में लिंग निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निषेचन के समय ही तय हो जाता है। आगे लिखेंगे कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
जिनमें से 44 गुणसूत्र दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं जो नर व मादा में समान होते हैं, और आखिरी 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम या एरोसोम। आगे लिखेंगे कि नर में लिंग गुणसूत्र XY तथा मादा में XX होता है। आगे लिखेंगे एक स्त्री यानी मादा समयुग्मकी यानी होमोगैमेटिक कहलाती है। इसका अर्थ है कि मादा में उत्पन्न अगुणित युग्मक समान प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, अर्थात युग्मक एक ही प्रकार X प्रकार का होता है। आगे लिखेंगे दूसरी ओर पुरुष यानी नर विषम युग्मकी यानी हेट्रोगैमेटिक होते हैं, अर्थात इनमें 2 प्रकार का युग्मक 50% X गुणसूत्र वाला तथा 50% Y गुणसूत्र वाला होता है। अर्थात शुक्राणु व अंडाणु के संलयन या निषेचन से बना युग्मनज या तो XX प्रकार का या XY प्रकार का होता है। यदि अंडाणु का निषेचन X लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तब मादा शिशु का जन्म होता है, और यदि अंडाणु का निषेचन X गुणसूत्र वाले नर युग्मक या शुक्राणु द्वारा होता है तब नर शिशु उत्पन्न होता है। अतः यह कहना वैज्ञानिक रूप से सही है कि शिशु का लिंग निर्धारण पिता के द्वारा होता है, माता के द्वारा नहीं। आगे लिखेंगे समाज में इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। बस ये था, आपने समझा कि किस प्रकार से नर और मादा से लिंग का निर्धारण होता है निषेचन के समय। बस आज का टॉपिक बस इतना ही, जिसमें आपने जाना निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन व सगर्भता के लिए परिस्थितियां और मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब इसके आगे जो भी टॉपिक होगा वो जल्द ही आपको बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नर के शिश्न द्वारा योनि में वीर्य का छोड़ा जाना क्या कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन कैपेसिटेशन किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक अंडाणु में एक शुक्राणु के प्रवेश के दौरान क्या होता है जिससे अंडाणु में अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते। नेक्स्ट, शुक्राणु में उपस्थित अग्रपिंडक किस प्रकार से शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराने में मदद करता है। नेक्स्ट, सगर्भता के लिए 4 परिस्थितियां कौन कौन सी होनी चाहिए, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें 44 गुणसूत्रों को क्या कहते हैं और आखिरी 2 गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, नर में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं और मादा में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं। मनुष्य में होमोगैमेटिक कौन प्राणी होता है और हेटेरोगैमेटिक कौन प्राणी होता है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।